C291 अंतहीन ब्लेड ओशनिक टर्टल ब्लड लाइन पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये जियो ने टीम छोड़ दी और सीधे पहले टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से प्राप्त समन्वय पर चले गए। उसे आश्चर्य हुआ जब उसे कीड़े और स्वर्गीय राक्षसों से भरा एक शहर मिला, और पहले की तरह सबसे मजबूत केवल ओरिजिन फ्यूजन सॉवरेन रियलम वर्म्स और हेवनली डेमंस थे। उन्हें मारने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। कुछ ही घंटों में ये जियाओ ने उन सभी को खत्म कर दिया। यह सब करने के बाद उन्होंने एक बार फिर इस जगह की खोज शुरू कर दी। अब तक एक या दो कैओस बीस्ट्स के अलावा उसे कोई खतरा या जाल नहीं मिला। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि इस स्थान को छोड़ने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए अनगिनत बलिदान देने के बाद स्वर्गीय राक्षसों और कीड़ों द्वारा सभी खतरों और जालों को हटा दिया गया था। हालांकि उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि ये जियाओ आएगा और उन सभी को खत्म कर देगा। ये जियाओ चलता रहा। वह जल्द ही कोहरे वाले इलाके में पहुंच गया। उसके सामने का क्षेत्र कोहरे में घिरा हुआ था, जिससे उसकी आंखें पूरी तरह से अंधी हो गई थीं। वह यह नहीं देख सका कि उसके सामने क्या था। अंतर्दृष्टि की आंखें। ये जियाओ ने अंतर्दृष्टि की आंखों को सक्रिय किया और पाया कि कोहरा लगातार एक विशाल संरचना द्वारा उत्पन्न हो रहा था। उन्होंने कोहरे के अंदर समय समय पर दिखाई देने वाले स्थानिक उतार चढ़ाव की भी खोज की। क्यों ये जियाओ इस उलझन में था कि धूमिल क्षेत्र के अंदर स्थानिक उतार चढ़ाव क्यों दिखाई दे रहा था और उनका स्थान स्थिर नहीं था, वे बदलते रहे। अंत में ये जियो ने धूमिल क्षेत्र में प्रवेश करने का फैसला किया। अंदर जाकर ही उसे पता चल सका कि क्या हो रहा था। ये जियाओ धीरे धीरे आगे बढ़ा और धूमिल क्षेत्र में प्रवेश किया। उसने अपनी अंतर्दृष्टि की आंखों को सक्रिय रखा ताकि वे स्थानिक उतार चढ़ाव के प्रकट होते ही उसका पता लगा सके और उनसे बच सके। हालांकि जब उन्होंने प्रवेश किया तो वे चौंक गए और एक स्थानिक उतार चढ़ाव दिखाई दिया, जैसे कि ये जियो इसका मुख्य लक्ष्य था। स्थानिक उतार चढ़ाव ने ये जियो पर एक स्थानिक लहर भेज दी, और इससे पहले कि ये जियो प्रतिक्रिया दे सके, दोनों के गायब होने से पहले स्थानिक लहर ने उसे घेर लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन छप। ये जियाओ अभी भी असमंजस में था जब उसे अचानक ऐसा लगा जैसे वे आसमान से गिर रहा है, और अगले ही पल वे पानी में गिर गया। हफ हफ। ये जियाओ ने सांस लेने की कोशिश की और तैरने की कोशिश की, लेकिन एक अंतहीन महासागर की खोज की। समुद्र वास्तव में किसी अज्ञात कारण से पूरी तरह हरा था और हत्या के इरादे से भरा हुआ था। मैं कहाँ हूँ? ये जियाओ ने भौहें सिकुड़ ली और अपनी दैवीय भावना को पूरी तरह से मुक्त कर दिया। ऐसी कोई भी चीज ढूंढने का इरादा किया जो उसे उसका स्थान बता सके। दुर्भाग्य से उसे कुछ नहीं मिला। उनकी साधना पर मुहर लगने के कारण उनकी दिव्य अनुभूति की सीमा भी छोटी हो गई थी। ये जियाओ ने हवा में उड़ने की कोशिश की, हालांकि वे असमर्थ रहा। ऐसा लगता है कि यहाँ एक और प्रतिबंध था। वह केवल तैर सकता था। गहरे समुद्र की गहराई। वह ये जियाओ बुदबुदाया। वह शांत हो गया और समझ गया कि वे अभी भी गहरे समुद्र की खाई में है। बात सिर्फ इतनी है कि आखिरकार वह समुद्री क्षेत्र में प्रवेश कर गया। चूंकि मैं उड़ नहीं सकता, तो चलो नीचे गोता लगाएं। जैसे ही वह बुदबुदाया, वह तुरंत पानी में घुस गया और तैरने लगा। जैसे ही ये जियाओ पानी में घुसा, एक विशाल मछली उस पर हमला करने के लिए आई। ऐसा लग रहा था कि यह विशाल मछली आसमान से गिरने के बाद ये जियाओ द्वारा की गई छप्पा की आवाज से आकर्षित हुई थी। ये जियाओ ने सीधे मछली को मार डाला और लगातार 3 घंटे तक पानी के अंदर तैरता रहा। इन 3 घंटों में उसने समुद्र के अंदर कई मछली जैसे जानवरों को भी मार डाला। 3 घंटे बाद उसे सांस लेने के लिए सतह पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऐसा लगता है कि समुद्र में प्रतिबंध के कारण मैं बहुत देर तक सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे 3 घंटे के अंतराल पर सांस लेने के लिए सतह पर आना पड़ता है। ये जियाओ ने गहरी सांस ली और एक बार फिर गोता लगाया। इस बार उनका लक्ष्य समुद्र की गहराई तक गोता लगाना था। वह देखना चाहता था कि वह 3 घंटे में समुद्र के अंदर कितनी दूर तक जा सकता है। यदि वह नीचे तक पहुंच सकता है तो वे नीचे समुद्र का पता लगा सकता है, क्योंकि सतह पर कुछ भी नहीं है। क्योंकि सतह पर कुछ भी नहीं है, केवल समुद्र के तल में ही खजाना या खोजकर्ताओं के लिए कोई आकर्षक चीज हो सकती है। उसी समय केवल समुद्र के तल में एक और विशाल संरचना हो सकती है जो उसे दूसरे नए स्थानिक क्षेत्र में टेलीपोर्ट कर सकती है। ये जियाओ ने तुरंत गोता लगाया और नीचे तैरना शुरू कर दिया। वह तल्ली में जितना गहराई तक जाता, दबाव उतना ही अधिक होता जाता। सौभाग्य से, हालांकि ये जियाओ ने अपनी खेती पर मुहर लगा दी, लेकिन उसकी शारीरिक ताकत अभी भी वही थी। यदि उनके स्थान पर कोई अन्य ओरिजिन फ्यूजन सॉवरेन रियलम योद्धा होता तो वे दबाव झेलने में सक्षम नहीं होते और उनके शरीर पहले से ही दरारों से भर गए होते। जैसे ही ये जियाओ नीचे गोता लगा रहा था, उसे अचानक कुछ महसूस हुआ और वह तुरंत कुछ दूरी पर चला गया। पीछे मुड़कर उसने देखा कि तेज हड्डी वाले चाकुओं की एक धारा उस जगह से गुजर रही है जहां वह कुछ देर पहले गया था। कुछ ही दूरी पर लगभग 15 मीटर लंबा एक बड़ा कछुआ उस जगह को घूर रहा था जहां ये जियाओ अपनी आंखों में भ्रम के साथ गायब हो गया था। यह कौन सा प्राणी है? जब ये जियाओ ने लगभग 15 मीटर लंबे इस कछुए को देखा तो वह चौंक गया। इस जानवर में कछुए की हर विशेषता थी, अंतर इसके खोल में है जिस पर सैकड़ों तेज हड्डी वाले चाकू लगे हुए थे। जैसे ही ये जियो ने इस कछुए को देखा, लोटस ऑफ कैओस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह कछुआ एक प्राचीन दिव्य जानवर का वंशज है जिसे इंडलेस ब्लेड ओशनिक टर्टल कहा जाता है। मैं इसके शरीर के भीतर प्राचीन दिव्य जानवर की रक्तरेखा को महसूस कर सकता हूँ। हालांकि ऐसा लगता है उस रक्तरेखा को अभी भी सक्रिय करना बाकी है। अभी के लिए आप इस कछुए को 100 ब्लेड टर्टल कह सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके खोल पर सैकड़ों ब्लेड हैं जो इसके विकास के साथ विकसित होते हैं। ये जियाओ ने सिर हिलाया, लेकिन फिर वे हैरान हो गया। वह यह पूछे बिना नहीं रह सका, मैं पिछले कुछ दिनों से प्राचीन दैवीय जानवरों या प्राचीन दैवीय जानवरों से संबंधित किसी चीज से क्यों टकराता रहता हूँ? आप गलत बोल रही है। अराजकता का कमल तुरंत बोला। ये जियो के कुछ भी कहने की प्रतीक्षा किए बिना यह फिर से बोला, पिछले कुछ दिनों से नहीं, बल्कि उस क्षण से जब जियो किन आपके सामने आया था। हो सकता है वे कुंजी और संकेत था कि आप उन वास्तविक चीजों का सामना करना शुरू कर देंगे जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। ये जियाओ समझ सकता था कि अराजकता के कमल का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि जियोकिन की उपस्थिति उसके लिए वास्तविक अराजकता को धीरे धीरे जानने का संकेत होनी चाहिए। इसका मतलब यह भी है कि प्राचीन दिव्य जानवरों का वास्तविक अराजकता से भी संबंध होना चाहिए। अंतहीन ब्लेड समुद्री कछुए ये जियाओ ने बुदबुदाया और अपने सामने 100 ब्लेड कछुए की ओर देखा। यह कछुआ पहले से ही एक चरम उत्पत्ति फ्यूजन सॉवरेन दायरे का जानवर था। अब तक 100 ब्लेड टर्टल ने स्पष्ट रूप से ये जियो को फिर से खोज लिया था। हालांकि इस बार ऐसा लग रहा था कि ये जियो द्वारा खतरा महसूस किया जा रहा है। अचानक पानी में नाच रहे चाकुओं ने दिशा बदल दी और ये जियाओ पर तेजी से वार करने लगे। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। ये जियो ने इसे देखा और आह भरी। तभी उसने अचानक अपना पंजा नीचे की ओर कर दिया। वज्रसातल पंजा। अचानक एक अजगर का एक विशाल पंजा प्रकट हुआ जो पानी में गिर गया और तुरंत सभी पंजों को कुचल डाला। इसे देखकर
100 ब्लेड टर्टल को लगा कि ये जियाओ से निपटना आसान नहीं है और उसने तुरंत भागने का फैसला किया। हालांकि ये जियाओ का इसे भागने देने का कोई इरादा नहीं था। आत्मा का विनाश केवल एक विचार से 100 ब्लेड कछुए की चाल रुक गई। यह ऐसे ही मर गया। एक झटके के साथ ये जियो 100 ब्लेड कछुए के सामने प्रकट हुआ और बुदबुदाया, जैसा कि एंडलेस ब्लेड ओशनिक कछुए के वंशज से उम्मीद की जाती है। इससे निपटना वास्तव में मुश्किल है। मुझे लगता है कि मिस्टिक्स ऑफ इन रियलम योद्धाओं को भी जाना मुश्किल होगा इस कछुए के खिलाफ। दुर्भाग्य से आपका प्रतिद्वंद्वी मैं था। जैसे ही ये जियाओ बुदबुदाया, उसने कछुए की पीठ पर अपना हाथ रखा और बुदबुदाया, खा जाओ। ये जियाओ ने अपने भक्षण कौशल का उपयोग करके एंडलेस ब्लेड ओशनिक टर्टल की अजागृत रक्तधारा को निगलना शुरू कर दिया। यह कछुआ एक प्राचीन दिव्य जानवर है। इसकी रक्त रेखा बहुत शक्तिशाली होगी। ये जियाओ ने इस रक्त रेखा को अपने शरीर में एकीकृत करने की योजना बनाई। ये जियाओ के लिए इसे खाना बहुत आसान था। उसे बस यह सोचना था कि वह क्या खाना चाहता है और वह चीज खा ली जाएगी। ठीक वैसे ही अंतहीन ब्लेड ओशनिक कछुए की रक्त रेखा को निगल लिया गया था। फिर ये जियाओ ने इस वंश के साथ जुड़ने का फैसला किया, क्योंकि ये जियाओ ने अपनी भक्षण करने की क्षमता का उपयोग करके इस रक्तधारा को खा लिया। इस रक्त रेखा ने ये जियाओ की इच्छा का विरोध या अस्वीकार नहीं किया और उसके शरीर के भीतर एकीकृत होना शुरू कर दिया। ये जियाओ को अचानक अपने शरीर में ऊर्जा की गर्म लहर महसूस हुई। यह अंतहीन ब्लेड महासागरीय कछुए की रक्त रेखा ऊर्जा थी। उसके रक्त के भीतर इस रक्त रेखा की उपस्थिति ने तुरंत स्वर्गीय दानव रक्त रेखा और आपदा की रक्त रेखा को प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित किया। वे इस विदेशी रक्त रेखा को उसके शरीर से बाहर निकालना चाहते थे। हालांकि एंडलेस ब्लेड ओशनिक टर्टल ब्लड लाइन से एक भयंकर आभा फूट पड़ी, जिसने तुरंत दोनों रक्त रेखाओं को संलयन प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया करना बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हेवनली डेमन ब्लड लाइन और कैलामिटी ब्लड लाइन को यह आभास हो गया था कि एंडलेस ब्लेड ओशनिक टर्टल की आभा उनसे कमजोर नहीं है। वास्तव में यह उनसे अधिक मजबूत हो सकता है। उनके पास चुप रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को पायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें सीड 192 CH 292 एक झूठा अलार्म। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 292 एक झूठा अलार्म। एक कारण था कि ये जियाओ ने एंडलेस ब्लेड ओशनिक टर्टल की वंशावली के साथ जुड़ने का फैसला किया। यह विचार जियोकिन की वजह से उसके दिमाग में आया। जियोकिन जून परिवार प्राचीन जानवरों के परिवार से था। इस परिवार के प्रत्येक सदस्य का रक्त वंश एक प्राचीन जानवर का है। हालांकि जियोकिन अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली था। उसने जो जागृत किया वह किसी प्राचीन जानवर की रक्त रेखा नहीं बल्कि एक प्राचीन दिव्य जानवर की रक्त रेखा थी। अब जब ऐसी वंशावली का धारक ये जियाओ के सामने आया तो उसने इसके साथ जुड़ने का फैसला किया। कौन जानता है, भविष्य में उसे इस वंशावली की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अलावा जियोकिन ने केवल यह सोचा था कि ये जियो 6 अधिपति बलों में से एक से होना चाहिए। वह नहीं जानता कि ये जियाओ किस परिवार से है। एंडलेस ब्लेड ओशनिक टर्टल की रक्त रेखा की मदद से वह एक एंडलेस ब्लेड ओशनिक टर्टल में बदल सकता है और फिर वे प्राचीन जानवर परिवार से होने का दिखावा कर सकता है, जैसे उसने फॉर्मेशन गॉड टावर में आपदा परिवार से आने का नाटक किया था। उस समय कोई भी ये जियाओ को उसी व्यक्ति से नहीं जोड़ पाएगा जिसने यूम्यू और यूलून को धमकी दी थी और उन्हें सच उगलने के लिए मजबूर किया था। बहुत जल्द रक्त रेखा की एकीकरण प्रक्रिया पूरी हो गई। हालांकि
यह रक्त रेखा उसके शरीर के भीतर निष्क्रिय पड़ी थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जियाओ ने जो खाया वह एक अजागृत रक्तधारा थी। यदि ये जियो एक अंतहीन ब्लेड महासागरीय कछुए में बदलना चाहता है, तो उसे पहले इस रक्तधारा को जागृत करना होगा। इससे पहले कि ये जियाओ यह सोच पाता कि इस रक्तधारा को कैसे जगाया जाए, उसे सांस लेने में कठिनाई महसूस हुई। तभी उसे एहसास हुआ कि 3 घंटे खत्म हो चुके थे। अब उसे पहले सांस लेने के लिए समुद्र की सतह पर जाना होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन बिना किसी हिचकिचाहट के, ये जियाओ ने तुरंत समुद्र की सतह पर टेलीपोर्ट किया और कुछ गहरी सांसें लीं। इस बार उसने तुरंत समुद्र के अंदर गोता नहीं लगाया, बल्कि वे सोचने लगा कि एंडलेस ब्लेड ओशनिक टर्टल की ब्लड लाइन को कैसे जगाया जाए। हालांकि कई घंटे बीत गए लेकिन ये जियाओ कोई सही समाधान नहीं सोच सका। अरे बताओ, मैं इस वंश को कैसे जगा सकता हूँ? अंत में ये जियाओ के पास अराजकता के कमल से पूछने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अराजकता के कमल ने उत्तर दिया, मैं भी इस बारे में नहीं जानता। आपको स्वयं ही रास्ता खोजना होगा, तुम्हें नहीं पता? ये जियाओ आश्चर्यचकित हुआ और फिर बोला, क्या मैं उस सच्ची अराजकता की प्रतिभा द्वारा बनाए गए रास्ते पर नहीं चल रहा हूँ? आप भी मुझे उस रास्ते पर चलने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं जो भी कदम उठाता हूँ वे पहले से ही मेरे रास्ते में अंकित है उसे। फिर आप कैसे नहीं जान सकते कि अंतहीन ब्लेड महासागरीय कछुए की रक्तरेखा को कैसे जागृत किया जाए? क्या आप सच में ऐसा सोचते हो? उसे उत्तर देने के बजाय लोटस ऑफ कैओस ने अचानक कुछ ऐसा पूछा जिससे ये जियो स्तब्ध रह गया। आपका क्या मतलब है? ये जियाओ ने भौहें चढ़ा दी। कैओस के लोटस ने कहा, क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप जो कुछ भी करते हैं, जो भी कार्य आप करते हैं और जिन चीजों का आप सामना करते हैं वे सब उसके द्वारा नियंत्रित और व्यवस्थित हैं? अब इस सवाल ने ये जियाओ को और भी गहराई से परेशान कर दिया। क्या ऐसा नहीं है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ये जियाओ हैरान स्वर में पूछने से खुद को नहीं रोक सका। बिल्कुल नहीं, अराजकता के कमल ने गंभीरता से कहा, वे जो चाहता है वे आपका विकास है। आपको ऐसा व्यक्ति बनना होगा जिसके खिलाफ वास्तविक अराजकता में भी कोई नहीं जा सकता। यदि सब कुछ आपके सामने एक प्लेट में रखा हुआ है, तो आप कैसे प्रबल हो सकते हैं? तुम्हें खाना ही है। यदि सब कुछ तुम्हें चांदी की थाली में सौंप दिया जाए तो तुम अत्यधिक शक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हो? एक व्यक्ति जो किसी और के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलता है, वे शक्तिशाली तो बन सकता है, लेकिन वे कभी भी वास्तव में प्रभावशाली नहीं बन सकता। वास्तव में केवल बहुत महत्वपूर्ण परिस्थितियां जिनके परिणाम स्वरूप आपकी ताकत में अचानक वृद्धि हुई, उसने द्वारा व्यवस्थित की थी। यदि हम पीछे मुड़कर स्वर्ग को देखें, तो आपका जन्म, हेवनली पर्ल और 9 पैतृक ड्रैगन के साथ आपकी मुठभेड़, आपके जीवन में रानी की उपस्थिति और मेरी उपस्थिति, सभी की योजना उसके द्वारा बनाई गई थी। इसके अलावा आपके सामने आने वाली हर चुनौती, आप जिस भी चीज से गुजरे हैं और जिस भी स्थिति से आप निपटे हैं, वे आपके द्वारा चुने गए विकल्पों और आपके द्वारा उठाए गए कदमों के कारण हुआ है। वास्तव में यदि आप सोचते हैं कि आपके आंतरिक विश्व को एक ब्रह्मांड में बदलने की योजना उसने बनाई थी, तो आप गलत हैं। यह कुछ ऐसा था जिसे आपने स्वयं बनाया था। आपका ब्रह्मांड आपकी पसंद और परिस्थितियों का परिणाम है। आप मिल गए, लेकिन हाँ, आपके द्वारा सफलतापूर्वक ब्रह्मांड का निर्माण करने के बाद इसके विकास की योजना फिर से उसी ने बनाई थी। यह वे ही था जिसने आपको स्वर्गीय दाओं के 3000 कानूनों और उनके गहन अर्थों को समझने के बारे में सोचा था। इसके अतिरिक्त यह रूपांतरित करने की भी योजना है। हालांकि यह योजना उसके द्वारा तब बनाई गई थी जब आपने ने आपके शरीर के भीतर अपना ब्रह्मांड बनाया था। ये जियाओ को अचानक ऐसा कुछ सुनने की उम्मीद नहीं थी। सबसे पहले
उसने वास्तव में सोचा कि उसने जो भी निर्णय लिया और जो भी कदम उसने आगे बढ़ाया वह पहले से ही उस रहस्यमय अस्तित्व द्वारा नियोजित था। हालांकि यह गलत अलार्म निकला। ऐसा कुछ नहीं था। वह किसी और द्वारा उसके लिए बनाए गए रास्ते पर चला। हालांकि वह रास्ता कागज की एक कोरी शीट की तरह था। खाली शीट में भरी हर चीज ये जियाओ ने अपने हाथों से लिखी थी। ऐसा लगता है कि अराजकता का कमल ये जियाओ के पिछले शब्दों से शुरू हुआ था। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ये जियाओ हमेशा कहता था कि वह अपने लिए किसी और द्वारा बनाए गए रास्ते पर चल रहा है। मामला चाहे जो भी हो, अराजकता के कमल ने बोलना जारी रखा। आपकी मौत की किसी ने कभी योजना नहीं बनाई थी। आप अराजकता में कदम रखने के बाद मर गए क्योंकि आपने उस दुश्मन को मारने के लिए कैजुअल पनिशमेंट को चुना था जिसने स्वर्ग को नष्ट कर दिया होगा। यह आपकी पसंद थी, उसके द्वारा आप पर फेंका गया पत्थर नहीं। हालांकि आप भाग्यशाली थे कि उसने मुझे आपके पास स्वर्ग में भेजा ताकि आपकी मृत्यु ना हो। मैं या वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अगर हम अराजकता के बारे में बात करते हैं तो उसे आपकी मृत्यु के कारण कुछ योजनाएं बदलनी पड़ी। लिंग परिवार में आपके पुनर्जन्म की योजना उसके द्वारा बनाई गई थी। आप नौक्रांति अराजकता शास्त्र प्रीमोर्डियल कैओस ग्रैंड मिस्ट्रीज प्राप्त करते हैं और एब्सोल्यूट डार्कन ये सिंपल सूत्र अराजकता के पहले राजा और उसके करीबी लोगों के साथ आपकी मुठभेड़। आपको गोल्डन सीड और राजा का सार प्राप्त होता है और अंत में मास्टर ऑफ कैओस दायरे की रानी की उपस्थिति होती है। उसके द्वारा योजना बनाई गई इन चीजों के अलावा जो कुछ भी हुआ और हर स्थिति जिसका आपने सामना किया, वे सब आपके द्वारा चुने गए विकल्पों और आपके द्वारा उठाए गए कदमों के कारण हुआ। वास्तव में यदि आप सोचते हैं कि 3 परतीय चमत्कारी द्रव उसके कारण भाग्य द्वारा आपसे जुड़ा था तो आप गलत हैं। 3 परतीय चमत्कारी द्रव्य इस अराजकता द्वारा आपके लिए तैयार किया गया एक उपहार था, उसे नहीं। ठीक उसी तरह अगर आप सोचते हैं कि एंडलेस ब्लेड ओशनिक टर्टल की रक्त रेखा उसके कारण प्राप्त हुई तो आप फिर से गलत हैं। याद रखें, यह एक ऐसा विकल्प है जो आपने चुना है। ये जियाओ उत्सुक था। हाँ, वह था। यह पता चला कि वह हमेशा गलत था। वह गलत था जब उसने सोचा कि वह शुरू से ही किसी के द्वारा उसके लिए बनाए गए रास्ते पर चल रहा था। हालांकि सच्चाई यह थी कि उनके लिए केवल कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का ही आयोजन किया गया था। उनके अलावा उसने जो कुछ भी अनुभव किया वह उसकी अपनी पसंद का परिणाम है। अराजकता का कमल सही था। यदि वह केवल किसी का अनुसरण करता है तो वह किसी पर हावी कैसे हो सकता है? यदि वह एक अधिनायक बनना चाहता है तो उसे चुनौतियों और बाधाओं से भरे रास्ते पर चलना होगा, अपना रास्ता बनाना होगा। तो अंतहीन ब्लेड ओशनिक टर्टल ब्लड लाइन प्राप्त करना भी उस रहस्यमय अस्तित्व द्वारा नियोजित नहीं है। यह मेरी अपनी पसंद थी। ये जियाओ ने अपने दिल में बुदबुदाया और एक बड़ी राहत महसूस की। उन्हें यह जानकर बहुत राहत मिली कि वे किसी की कठपुतली नहीं थे। जैसा वे चाहते थे वैसा ही किया जा रहा था। वह यह भी समझता था कि वे रहस्यमय अस्तित्व चाहे जो भी हो, उसे ये जियाओ को शक्तिशाली बनने की जरूरत है। इतना शक्तिशाली कि वह वास्तविक अराजकता में उसके खिलाफ जाने वाली किसी भी ताकत या दुश्मन को खत्म कर सके। मुझे प्रबल बनना होगा, एक हेगमन, एक सर्वोच्च व्यक्ति जिसके खिलाफ जाने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। ये जियाओ ने चुपचाप बुदबुदाया और अपने दिल में दृढ़ संकल्प की एक बड़ी लहर महसूस की। अब जब वह जानता है कि उस रहस्यमय अस्तित्व द्वारा उसे कठपुतली की तरह चालाकी से नहीं उड़ाया जा रहा है, तो वह शांति से प्रभावी बनने के एकमात्र मिशन को स्वीकार करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो हर ताकत पर, यहाँ तक कि अराजकता पर भी हावी हो सकता है।
हालांकि उस रहस्यमय अस्तित्व ने उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं बताया कि प्रभुत्वशाली बनना उसका मिशन है। हालांकि लोटस ऑफ कैओस के शब्दों के कारण उसे यह बात समझ में आ गई। यह महसूस करते हुए कि उसे इसे दोष नहीं देना चाहिए था, येजियो ने तुरंत अराजकता के लोटस से माफी मांगी और वादा किया कि वह भविष्य में कभी भी किसी भी चीज के लिए उस पर संदेह नहीं करेगा या उसे दोषी नहीं ठहराएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें सीड्स और 93CH293 अंतहीन ब्लेड समुद्री कछुआ पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 293 अंतहीन ब्लेड समुद्री कछुआ। हालांकि मैं आपको कुछ सहायता प्रदान कर सकता हूं। कुछ दिन हो गए हैं जब से येजियाओ ने अंतहीन समुद्र की सतह पर भटकना शुरू किया है, यह सोचते हुए कि अंतहीन ब्लेड महासागरीय कछुए को कैसे जगाया जाए। हालांकि उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अंत में लोटस ऑफ कैओस ने कहा कि यह उसे कुछ मदद प्रदान कर सकता है, और अगले ही पल येजियाओ को अपने शरीर में बिजली की एक चिंगारी महसूस हुई, जैसे वह कांप रहा था। अगले ही पल वह स्तब्ध रह गया और आत्मज्ञान की रहस्यमय अवस्था में प्रवेश कर गया। आत्मज्ञान की यह अवस्था स्वर्ण बीज की एक व्यापक ऊर्जा की तुलना में सैकड़ों या यहाँ तक कि हजारों गुना कमजोर थी। हालांकि चाहे वे कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, यह आत्मज्ञान की स्थिति है। इस समय जैसे ही येजियाओ समुद्र की सतह पर खड़ा होकर विशाल महासागर को देख रहा था, उसके भीतर भावनाओं का एक शक्तिशाली उछाल उमड़ पड़ा। उसे समुद्र के साथ एक अबूझ जुड़ाव महसूस हुआ, मानो उसमें उन सवालों के जवाब हों जो उसे इतने लंबे समय से परेशान कर रहे थे। हवा उसके चारों ओर घूम रही थी और लहरें समय समय पर उससे टकरा रही थीं। तभी उसे एक धीमी मधुर गुनगुनाहट सुनाई दी, एक प्रतिध्वनि की तरह जो उसकी आत्मा की गहराई से गूंजती हुई प्रतीत होती थी। उसके शरीर के भीतर नींद से कुछ हलचल हो रही थी, जो समुद्र की पुकार का जवाब दे रही थी। जैसे ही येजियाओ ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली, उसे स्वचालित रूप से समुद्र के असीमित विस्तार का एहसास होने लगा। उन्होंने अपने विचारों को लहरों के उतार चढ़ाव के साथ विलीन होने दिया। अपने मन में उसने स्वयं को समुद्र की सतह के नीचे डूबे हुए समुद्री शैवाल के हल्के स्वर और मछलियों के झिलमिलाते नृत्य से घिरा हुआ देखा। उसने अपनी त्वचा पर पानी का ठंडा दुलार महसूस किया और गहराई की सुखदायक लोरी सुनी। हर सांस के साथ उसका सागर से जुड़ाव गहरा होता गया। अचानक येजियाओ को अपनी रगों में अंतहीन ब्लेड समुद्री कछुए की रक्तधारा का एहसास होने लगा, जैसे कोई सुप्त समुद्र जागने का इंतजार कर रहा हो। रक्तधारा की शक्ति उसके भीतर स्पंदित हो रही थी, मुक्त होने के लिए लालायित थी। लेकिन इस वंश को जागृत करना कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी। इसके लिए समुद्र से गहरे संबंध से कहीं अधिक की आवश्यकता थी। इसके लिए अटूट दृढ़ संकल्प और अटल इच्छा शक्ति की आवश्यकता थी। येजियाओ को पता था कि अंतहीन ब्लेड ओशनिक टर्टल की रक्तधारा को जगाने के लिए उसे खुद को ऐसी अपार शक्ति का उपयोग करने के योग्य साबित करना होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन जैसे जैसे उसे समुद्र का एहसास होता गया, उसके शरीर में बदलाव आना शुरू हो गया। उसकी त्वचा पर एक सूक्ष्म चमक आ गई, जो कछुए के इंद्रधनुषी खोल की याद दिलाती थी। उसकी सांसें ज्वार की लय के साथ तालमेल बिठाती थीं, और उसके दिल की धड़कन समुद्र के हृदय की स्थिर ड्रमिंग को प्रतिध्वनित करती थी। उस पल में येजियाओ को ऊर्जा का एक उछाल महसूस हुआ, जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। यह उसके शिरोबिंदु के माध्यम से आगे बढ़ा, सुप्त चैनलों को जागृत किया और उसके शरीर के भीतर शक्ति के छिपे भंडार को खोला। यह ऐसा था जैसे रक्त रेखा उसके संकल्प का परीक्षण कर रही थी, उसे उसकी सहन शक्ति की सीमा तक धकेल रही थी। और उसी समय
ये जियाओ को अपने शरीर के हर छिद्र पर एक भयानक दर्द महसूस हुआ। दृढ़ भावना के साथ ये जियाओ ने दर्द को सहन किया और अपने अंदर से आने वाली शक्ति को गले लगा लिया। उसने महसूस किया कि उसके अंग मजबूत हो गए हैं, उसकी इंद्रियां तेज हो गई हैं, और उसका दिमाग स्पष्टता के साथ विस्तारित हो गया है। वह महसूस कर सकता था कि पानी की तात्विक शक्तियां उसकी इच्छा के आगे झुक रही हैं और उसके अनकहे आदेशों का जवाब दे रही हैं। उसके मन में अचानक उसे अंतहीन ब्लेड समुद्री कछुए की छवि दिखाई दी। यह एक राजसी प्राणी था जिसका खोल चमकदार ब्लेडों से सुसज्जित था। वह जानता था कि वह एक गहन परिवर्तन के शिखर पर है, जो उसके भाग्य की दिशा को हमेशा के लिए बदल देगा। चलो भी दृढ़ संकल्प की लहर के साथ ये जियाओ ने रक्तधारा की शक्ति का आह्वान किया। उन्होंने खुद को अंतहीन ब्लेड ओशनिक कछुए के रूप में देखा, इसके सार को पूरी तरह से अपनाया। उसके शरीर से एक शानदार अलौकिक प्रकाश निकलने लगा और उसका रूप बदलने और विकृत होने लगा। यह परिवर्तन विस्मयकारी और भयानक दोनों था। ये जियाओ के अंग लंबे हो गए और उसकी त्वचा चमकदार, इंद्रधनुषी नीली और चांदी जैसी हो गई। उसकी पीठ पर सूक्ष्म चमक पर अनगिनत ब्लेड उभरे हुए थे, जो पौराणिक कछुए के खोल से मिलते जुलते थे। उसकी आंखें उसी अलौकिक चमक से चमक उठीं और प्राचीन ज्ञान की भावना उसके अस्तित्व में भर गई। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उसने खुद को समुद्र की सतह पर खड़ा पाया। उसी समय उसकी आंखों के सामने सब कुछ बदल गया। ऐसा लग रहा था कि वह काफी बड़ा और मजबूत हो गया है। वह जानता था कि उसने अंतहीन ब्लेड महासागरीय कछुए की रक्तधारा को जागृत कर दिया है और कछुआ बनने के लिए परिवर्तन से भी गुजर चुका है। इस समय उसके दिमाग में सूचनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। यह अज्ञात समय तक जारी रहा। जब सब कुछ शांत हो गया तो ये जियाओ पहले से ही अपनी सभी क्षमताओं से परिचित था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ये जियाओ ने नीचे देखा और पानी में अपनी परछाई को देखा। वह एक विशाल प्राणी को देख सकता था जिसका खोल सैकड़ों किलोमीटर व्यास में फैला हुआ था। जी हाँ, सैकड़ों मीटर नहीं बल्कि किलोमीटर। उसकी पीठ पर खोल न केवल विशाल था बल्कि अविश्वसनीय रूप से टिकाऊ भी था, जो अभेद्य, इंद्रधनुषी नीले और चांदी के ब्लेड से बने किले जैसा दिखता था। ये ब्लेड इतने तेज थे कि पहाड़ों को बहुत आसानी से काट सकते थे। एक प्राचीन दिव्य जानवर के रूप में ये जियाओ एक सौम्य, शांत उपस्थिति के साथ गहरे समुद्र की याद दिलाती आभा बिखेर रहा था, जो भयंकर तूफानों और अशांत भावनाओं को भी शांत कर सकता है। उसकी आंखों से एक मृदु अलौकिक चमक निकल रही थी, जो कई रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए लग रही थी। एक अंतहीन ब्लेड महासागरीय कछुए के रूप में ये जियो ने दर्जनों क्षमताएं प्राप्त की। उनमें से कुछ हैं अंतहीन ब्लेड कला। इस क्षमता के साथ ये जियो अपने खोल पर ब्लेड को बुला और हेर फेर कर सकता है, जिससे विनाशकारी तलवार जैसे हमले हो सकते हैं जो उनके रास्ते में किसी भी चीज को भेद सकते हैं। इन ब्लेडों का उपयोग अभेद्य अवरोध पैदा करते हुए रक्षा के लिए भी किया जा सकता है। समुद्री हेर फेर। एक अंतहीन ब्लेड वाले समुद्री कछुए के रूप में ये जियो ने पानी और समुद्र से संबंधित तत्वों पर भी नियंत्रण हासिल कर लिया। वह ज्वारीय तरंगों को आकर्षित कर सकता है, पानी की धाराओं को नियंत्रित कर सकता है और युद्ध में सहायता के लिए समुद्र से जलीय जीवों को बुला सकता है। अभिभावक की अंतर्दृष्टि। इस क्षमता के साथ ये जियाओ अराजकता के रहस्यों को समझ सकता है, घटनाओं का पूर्वाभास कर सकता है और स्थान और समय के ताने बाने में गड़बड़ी को महसूस कर सकता है। यह अंतर्दृष्टि उसे महत्वपूर्ण क्षणों में कार्यवाही करने की अनुमति दे सकती है। उपचार जल। एक प्राचीन दिव्य जानवर के रूप में ये जियाओ अपने खोल से उपचार जल छोड़ सकता है, जिसमें घावों को ठीक करने,
बीमारियों को ठीक करने और आत्मा को फिर से जीवंत करने की शक्ति है। मौलिक संलयन अपनी समुद्री शक्तियों को अन्य मौलिक शक्तियों के साथ विलय करके ये जीव एक अंतहीन ब्लेड समुद्री कछुए के रूप में परिदृश्यों को फिर से आकार देने में सक्षम प्रलयकारी मौलिक तूफान बना सकता है। ऐसी और भी कई क्षमताएं थीं, और प्रत्येक क्षमता पिछली क्षमता जितनी ही शक्तिशाली थी। कई 100 किलोमीटर तक फैले विशाल कछुए की तरह उसकी पीठ पर ब्लेड भी विशाल थे। वास्तव में यदि अन्य लोग उसकी पीठ को देखते हैं तो वे ब्लेड को पहाड़ के रूप में सोचेंगे। प्रत्येक ब्लेड पर्वत के समान था। जब ये जियाओ ब्लेड का उपयोग करने के बारे में सोचता है तो पहाड़ एक पल में अनगिनत ब्लेड में बदल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतहीन ब्लेड औष्णिक कछुए में तब्दील होने के बाद ये जीवों की ताकत ओरिजिन फ्यूजन सॉवरीन दायरे की सीमा को भी पार कर गई और मिस्टिक सॉवरीन दायरे के शिखर पर पहुंच गई। हालांकि इस ताकत ने सील को नहीं तोड़ा, बल्कि ऐसा लगा कि यह सील पर हावी हो गई। ये बहुत ही अजीब और रहस्यमय था, लेकिन ये जियाओं को यह पसंद आया। यह समुद्र का पता लगाने का समय है। ये जियाओ मुस्कुराया और तुरंत समुद्र में कूद गया। वह देखना चाहता था कि प्रतिबंध अब भी उस पर काम करता है या नहीं। बिना किसी आश्चर्य के समुद्र में प्रतिबंध अब उस पर काम नहीं कर रहा था। 4 दिन बीत गए, लेकिन ये जियाओ को कभी सांस लेने की जरूरत महसूस नहीं हुई। ये जियाओ ने तुरंत एक छोटे इंसान के बजाय एक विशाल प्राणी के रूप में इस महासागर का पता लगाने का फैसला किया। ये जियाओ इस समय समुद्र तल पर चल रहा था, एक कछुए के रूप में। उसका प्रत्येक कदम लंबा और बहुत धीमा था, हालांकि वह अपने हर कदम पर कई किलोमीटर पार कर जाता था। पिछले 4 दिनों में ये जियाओ को भी समुद्र की भयावहता महसूस हुई। उन्होंने सैकड़ों शिखर उत्पत्ति संलयन संप्रभु क्षेत्र प्राणियों का सामना किया। यदि उसका कछुआ रूप ना होता तो वे जीव उसे मारने के लिए उस पर झपट पड़ते। हालांकि जब उन्होंने एक विशाल कछुआ देखा तो वे सभी उससे दूर रहने लगे, और यह स्वाभाविक था। आखिरकार ये जियाओं के विशाल शरीर से आने वाली आभा उन्हें डराने के लिए काफी थी। ये जियाओं को कई हत्यारी संरचनाओं का भी सामना करना पड़ा, हालांकि उन सभी संरचनाओं को उसके द्वारा बहुत आसानी से तोड़ दिया गया था। उसे उन संरचनाओं को तोड़ने के लिए कोई प्रयास करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। उसने जो कुछ किया वह संरचनाओं को तोड़ने के लिए उन्हें रौंदना था। इस दिन जब वह धीरे धीरे चल रहा था तो उसे अचानक कई मनुष्यों की आभा महसूस हुई। यह लोगों का एक समूह लगता है। ये जियाओ बुदबुदाया और तुरंत अपना सिर खोल के अंदर खींचकर बैठ गया। उसके विशाल आकार के कारण वे जानता था कि वे लोग उसके साथ एक जीवित प्राणी के बजाय पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखला की तरह व्यवहार करेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को पायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _साइट मैप दान करें सीड 194 CH 294 जल स्रोत क्रिस्टल पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 294 अध्याय 294 जल स्रोत क्रिस्टल। ये जियाओं के विचार में 5 लोग जल्द ही प्रवेश कर गए। वे नॉर्थ फ्यूजन सॉवरीन रियलम फॉर्मेशन मास्टर्स और डिवाइन इंस्क्रिप्शन मास्टर्स का एक समूह थे। वास्तव में उस समूह में केवल एक दिव्य शिलालेख मास्टर था और उसका नाम चेंजिया था। एक ऊर्जा अवरोधक उन्हें पानी में डूबने से बचा रहा था। यह ऊर्जा अवरोध किसी संरचना या दैवीय शिलालेख से नहीं बना था, इसके बजाय यह जल निष्कासन मोती का परिणाम था, एक विचित्रता जिसे खोजना न तो कठिन है और न ही आसान है। क्या वे पर्वत श्रृंखला है? उन 5 ने जल्द ही ये जियाओं के विशाल शरीर को देखा और आश्चर्यजनक रूप से उसे देखा। उनकी नजर में ये जियाओ एक पर्वत श्रृंखला मात्र थी। इसके अलावा
क्योंकि ये जियाओ हिलता नहीं था, वह एक विशाल पर्वत श्रृंखला की तरह प्रतीत होता था। वे पांचों जल्द ही ये जियाओ की पीठ पर पहुंचे और बैठ गए। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो वे किसी के शरीर के बजाय चट्टान पर बैठे हों। अब क्या करें, 5 लोगों में से एक, जुआन यू ने अपने चेहरे पर कुछ चिंता के साथ बात की। मुझे नहीं पता। हम यहाँ कई दिनों से फंसे हुए हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। इसके अलावा हमें ज्यादातर समय समुद्र की सतह पर रहना पड़ता है क्योंकि पानी के अंदर हर तरह की चीजें भरी होती हैं। हालांकि सतह पर कुछ भी नहीं है तो उसे समुद्र तल में ही होना चाहिए, चाहे इसमें कितना भी समय लगे। रेन कुआंग, एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने गहरी आह भरी और चिंता में अपना सिर हिलाया। उसके दिल पर एक अनजाना डर पहले से ही छाया हुआ है। वस्तुतः यही स्थिति सभी की थी। किंवदंती हमेशा सच थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि गहरे समुद्र की गहराई में प्रवेश करने के बाद कोई भी जीवित नहीं लौट सका। यह महासागर इतना विशाल है कि अगर हम हजारों वर्षों तक भी खोज करते रहें तो भी शायद हम ऐसा नहीं कर पाएंगे कोई रास्ता निकालें। हमने यू परिवार के उन 2 लोगों के शब्दों के कारण मूर्खतापूर्वक अपनी जान दे दी। चेन जिया ने आप भरी, उसके चेहरे पर वही चिंतित अभिव्यक्ति थी। हाँ सही, जुआन यू ने सिर हिलाया और जारी रखा। उन्होंने हमें बताया कि सम्राट स्टार फॉरेस्ट गहरे समुद्र की गहराई में प्रवेश कर गया है और भगवान सुरक्षित और स्वस्थ बाहर आ गए हैं, और हमने बिना दोबारा सोचे समझे उनकी कही हर बात पर विश्वास कर लिया। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो इसका कोई सबूत नहीं है। एम्परर स्टार फॉरेस्ट गहरे समुद्र की गहराई में प्रवेश कर रहा है और सुरक्षित लौट रहा है। क्या होगा यदि यह उन 2 लोगों द्वारा सभी फॉर्मेशन मास्टर्स और डिवाइन इंस्क्रिप्शन मास्टर्स को हमेशा के लिए गहरे समुद्र की गहराई में फंसाने की बनाई गई अफवाह है? सभी लेवल 7 और उससे ऊपर के फॉर्मेशन मास्टर्स और डिवाइन इंस्क्रिप्शन मास्टर्स की अनुपस्थिति में कुछ चौंकाने वाला है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह बातचीत 1 घंटे बाद तक जारी रही। चेन जिया ने कहा, चलो परेशान नहीं हो। चूंकि हम पहले से ही गहरे समुद्र में फंसे हुए हैं, इसलिए हमें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना जारी रखना होगा। हमें हार नहीं माननी चाहिए। इसके अलावा चूंकि मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना है, तो हम उस जगह पर क्यों नहीं जाते जो हमें पहले मिली थी? क्या आप निश्चित हैं? आपको पता होना चाहिए कि हम वहां पहले लगभग मर चुके थे। जब काओ शियाओबाई को कुछ दिन पहले की घटना याद आई तो वह कांप उठी। यदि संभव हो तो वह वहां नहीं जाना चाहती। हालांकि जुआन यू ने सिर हिलाया और चेन जिया के शब्दों का समर्थन करते हुए कहा, मुझे भी लगता है कि हमें जाना चाहिए और उस जगह का पता लगाना चाहिए। हाँ, वह जगह खतरनाक है। हालांकि क्या होगा अगर वहां वे है जो हम तलाश रहे हैं, गहरे से बाहर निकलने का रास्ता, समुद्री रसातल? इसके अलावा यह क्षेत्र जितना अधिक खतरनाक होता है, वहां कुछ असाधारण मिलने की संभावना भी बहुत अधिक होती है। टीम के अंतिम सदस्य हान फेई ने भी इस पल में सिर हिलाया और कहा, आइए बस गोता लगाएं और देखें। आइए खुद पर विश्वास करें। उसके बाद उन्होंने पर्वत श्रृंखला को देखा और कहा, जहां तक इस अनोखी जगह की बात है, चलो उस जगह की खोज के बाद इसे देखने के लिए वापस आते हैं। हमें यहाँ भी कुछ मिल सकता है। चलो ठीक है, जाओ। पानी में 5 लोग बहुत तेज गति से एक निश्चित दिशा में गोते लगाते नजर आ रहे थे। पिछली बातचीत के बाद वे तुरंत चले गए। ये जियाओ भी उनकी बातचीत से आकर्षित हुए। उन्हें समुद्र तल में एक बहुत खतरनाक जगह मिली, जिसका मतलब है कि वहां कुछ न कुछ जरूर होगा। उनके जाने के बाद ये जियाओ वापस अपने मानव रूप में परिवर्तित हो गया और चुपचाप उनका पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ घंटों बाद वे एक खाई के सामने पहुंचे। वे इसके ऊपर रुके और किसी बात को लेकर चिंतित लग रहे थे।
खाई गहरी थी और वहां कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। एक क्षण बाद सभी लोग धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। वे जितनी गहराई में गए, यह उतना ही गहरा होता गया। जल्द ही उनका सामना एक या दो जलीय कैओस जानवरों से होने लगा। उनके पास एकजुट होकर लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हत्या करने के बाद वे नीचे उतरते रहे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 1 घंटे से भी अधिक समय के बाद वे लगभग 1000 मीटर तक ही नीचे उतरे। इस समय काओ जियाओबाई ने अंततः कहा, हर कोई सावधान रहे, हम लगभग उस स्थान पर पहुंच चुके हैं। वह स्थान अजीब है और हम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। जुआन यू ने सिर हिलाया और राहत की सांस ली। सौभाग्य से हमें सांस लेने के लिए समय समय पर सतह पर जाने की जरूरत नहीं है। यह जल निष्कासन मोती न केवल पानी बाहर निकालता है बल्कि हमें सांस लेने के लिए हवा भी प्रदान करता है। दूसरी ओर ये जियाओ पहले ही एक बार सांस लेने के लिए सतह पर जा चुका था। उस पल वह वास्तव में टेलीपोर्ट करने की क्षमता पाकर बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा था, अन्यथा वह पहले ही इन लोगों को खो चुका होता। इसके अलावा उनके टेलीपोर्टेशन की सीमा कम नहीं थी। अपनी खेती को सील करने के बाद भी वह जिस सीमा तक टेलीपोर्ट कर सकता था वह एक पल में हजारों मील तक थी। इसलिए नीचे आने से पहले समुद्र की सतह पर टेलीपोर्टिंग में केवल कुछ सेकंड लगे। ये जियाओ ने अपनी आभा छिपाते हुए एक निश्चित दूरी से उनका पीछा किया। जल्द ही उसने उन्हें एक टीले जैसी संरचना के सामने रुकते हुए देखा। संपूर्ण संरचना दैवीय शिलालेखों से ढकी हुई थी। दूर से भी ये जियाओ उस टीले जैसी संरचना से ऊर्जा के एक बहुत ही विशेष रूप को महसूस कर सकता था। क्या यह वह खतरनाक जगह है जिसके बारे में वे बात करते हैं? ये जियाओ बुदबुदाया और स्थिति को देखता रहा। उसने चेन जिया को टीले के पास जाते देखा और दिव्य शिलालेख पढ़ना शुरू कर दिया। 5 लोगों की टीम में वे एकमात्र दिव्य शिलालेख मास्टर थीं। उसने दिव्य शिलालेखों को बहुत जल्दी समझ लिया और टीले पर कुछ स्थानों पर अपने स्वयं के दिव्य शिलालेखों को तराशना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद पूरा टीला चांदी सफेद रोशनी से चमक उठा। प्रकाश एक द्वार के आकार में परिवर्तित हो गया। जब रोशनी गायब हो गई तो ये जियाओ को टीले जैसी संरचना पर एक दरवाजा दिखाई दिया। 5 लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। फिर उन्होंने सावधानी से धक्का देकर दरवाजा खोला। दरवाजे के दूसरी तरफ कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर झिझकने के बाद वे 5 अंदर दाखिल हुए। कुछ ही देर बाद दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी ये जियाओ दरवाजे के सामने प्रकट हुआ। उन्होंने टीले जैसी संरचना पर दरवाजे और दिव्य शिलालेखों को ध्यान से देखा। अंत में वे दैवीय शिलालेखों को समझ नहीं सका, इसलिए उसने भी धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश कर गया। जैसे ही उसने प्रवेश किया वह बिल्कुल नए क्षेत्र में दिखाई दिया। अब आसपास पानी नहीं था बल्कि वह एक गुफा में दिखाई दे रहा था जिसमें कई सुरंगें अलग अलग दिशाओं में जा रही थीं। जिस स्थान पर वह दिखाई दिया वहां केवल एक विशाल बर्फ का क्रिस्टल था जो ये जियाओ की ऊंचाई से भी बड़ा था, जो हवा में तैर रहा था। आइस क्रिस्टल से लगातार बर्फीली ऊर्जा की तरंगें निकल रही थीं। हो सकता है कि यह विशाल आइस क्रिस्टल के कारण हो, लेकिन पूरी गुफा पूरी तरह से जमी हुई लग रही थी। ये जियाओ ने तुरंत अपने शरीर को ऊर्जा की एक परत से ढक दिया जिसने उसे आइस क्रिस्टल से निकलने वाली बर्फीली ऊर्जा से बचाया। वास्तव में यह आइस क्रिस्टल क्या है? ये जियाओ बुदबुदाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह इस आइस क्रिस्टल से उस विशेष ऊर्जा को महसूस कर सकता था जिसे उसने दरवाजे के बाहर महसूस किया था। और अब जब वह इस क्रिस्टल के सामने खड़ा था तो वह भावना सैकड़ों गुना बढ़ गई थी। ये जियाओ ने अपनी अंतर्दृष्टि की आंखें सक्रिय की और विशाल आइस क्रिस्टल को करीब से देखा।
बहुत जल्द उसकी नजर आइस क्रिस्टल की परतों को भेदते हुए उसके मूल में प्रवेश कर गई और एक हथेली के आकार के क्रिस्टल को एक सुरक्षात्मक बाधा के नीचे धीरे धीरे खूबसूरती से घूमते हुए पाया। जल स्रोत क्रिस्टल ये जियाओ का शरीर उस समय कांप उठा जब उसने विशाल आइस क्रिस्टल के अंदर जल स्रोत क्रिस्टल का पता लगाया। यह पता चला कि स्रोत क्रिस्टल में से एक इस गुफा के अंदर रखा गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि बुरी नजर वाला सुनहरा शेर भी यही है? ये जियाओ तुरंत सतर्क हो गया और आइस क्रिस्टल की ओर उड़ गया। चाहे कुछ भी हो, उसे जल स्रोत क्रिस्टल प्राप्त करना ही होगा। हालांकि इससे पहले कि वह करीब आ पाता, एक क्षणभंगुर छवि उसकी दृष्टि से पार हो गई और ये जियाओ की दृष्टि रेखा में एक छोटा शेर का बच्चा दिखाई दिया। शेर का बच्चा पूरी तरह से सुनहरा था, हालांकि उसकी आंखें उसके शरीर के विपरीत थीं। इस शावक की आंखें लाल रंग की पुतलियों के साथ पूरी तरह से खाली थीं। बुरी नजर वाला सुनहरा शेर ये जो असमंजस में बुदबुदाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें सीड 195 अध्याय 295 स्तरित भ्रम पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 295 अध्याय 295 स्तरित भ्रम। अरे बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? शेर के बच्चे ने अहंकार पूर्वक ये जियाओ की ओर देखा और पूछा। उसी समय अचानक एक भयानक दबाव ने उन पर आक्रमण कर दिया। इस दबाव के कारण पूरी गुफा कांपने लगी। हालांकि ये जियाओ ने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया, जिससे शेर का बच्चा आश्चर्यचकित हो गया। बच्चा चाहे कुछ भी हो, ये जियाओ अब बच्चा नहीं रहा। शेर के बच्चे द्वारा बच्चा कहे जाने पर ये जियाओ को बहुत अजीब महसूस हुआ। मेरे सामने बुरी नजर वाला सुनहरा शेर जो न जाने कितने वर्षों से जीवित है, तुम निश्चित रूप से एक बच्चे हो, शेर का बच्चा बोला। साथ ही वह ये जियाओ को भी देखता रहा। शेर का बच्चा ये जियाओ के शरीर से किसी अन्य प्राचीन दिव्य जानवर की रक्त रेखा को महसूस कर सकता था, लेकिन वह यह नहीं बता सका कि यह किस प्रकार की रक्त रेखा थी। मुझे अपना नाम बताओ, ये जो आप में एक प्राचीन दिव्य जानवर का वंश है? हाँ, कौन सा? अंतहीन ब्लेड महासागरीय कछुआ, एक कछुआ। शेर का बच्चा ये जियाओ को देखता रहा और अंत में बोला, आप जल स्रोत क्रिस्टल को देखने में सक्षम थे, भले ही मैंने इसे इस आइस क्रिस्टल के अंदर छिपाया था, जो एक दिव्य विध्वंसक रैंक वाला खजाना भी है। आपकी आंखें बहुत खास हैं। पहले मैं अपना परिचय दूं। मैं बुरी नजर वाला गोल्डन लायन हूँ, जो प्राचीन दिव्य जानवरों में से एक है। मैं इस जल स्रोत क्रिस्टल का संरक्षक भी हूँ। चूंकि आप जल स्रोत क्रिस्टल को देखने में सक्षम थे, इसलिए आप जाने के लिए योग्य हैं। जब तक तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे, मैं तुम्हें पुरस्कार के रूप में यह जल स्रोत क्रिस्टल दे सकता हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन एक परीक्षण। ये जियाओ को अचानक लोटस ऑफ कैओस के शब्द याद आ गए। कैओस के लोटस ने ये जियाओ को बताया कि बुरी नजर वाला गोल्डन लायन 5 तत्वों के 5 नियम स्रोत क्रिस्टल की रक्षा कर रहा है, और इसने लोगों का परीक्षण करने के लिए गहरे समुद्र की खाई बनाई है। केवल योग्य व्यक्ति ही जो इसकी परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता था, उन नियम स्रोत क्रिस्टलों को प्राप्त कर सकता था। कैसा परीक्षण? ये जियाओ ने उत्सुकता से पूछा। शेर का बच्चा मुस्कुराया और गायब हो गया। हालांकि एक आवाज हवा में गूंजती रही, चूंकि आपने पूछा, इसका मतलब है कि आप परीक्षण के लिए तैयार हैं। आपका परीक्षण इस गुफा के मास्टर को मारना है। जब तक आप इस परीक्षण को पूरा कर सकते हैं, जल स्रोत क्रिस्टल होगा तुम्हारा। शेर का बच्चा गायब हो गया, लेकिन उसने ये जियाओ के लिए सुलझाने के लिए एक रहस्य छोड़ दिया। उसका मिशन इस गुफा के मालिक को मारना था। इसका मतलब यह भी है कि उसे पहले यह पता लगाना होगा कि इस गुफा का मालिक कौन है। इस गुफा के अंदर कई खतरे भी होने चाहिए। उसे सावधान रहना होगा। वहीं
उन्हें इस बात का भी अंदाजा नहीं है कि उन 5 लोगों का क्या हुआ या वे इस वक्त कहाँ हैं। ये जियाओ ने ज्यादा नहीं सोचा। यदि वास्तव में कोई भयानक बात आती है जिससे वह निपट नहीं सकता है, तो वह बस सील तोड़ देगा। लेकिन उन्हें नहीं लगता कि यह आवश्यक होगा। आखिरकार उनके पास उपयोग करने के लिए बहुत सारे तुरुप के पत्ते हैं। ये जियाओ ने एक बार फिर विशाल आइस क्रिस्टल को देखा। यह बर्फ क्रिस्टल एक दिव्य विध्वंसक रैंक वाला खजाना निकला, और जल स्रोत क्रिस्टल इस बर्फ क्रिस्टल के अंदर छिपा हुआ है। गुफा के मालिक हुए ये जियाओ ने अपने दिल में चुपचाप बुदबुदाया, घुमा, एक यादृच्छिक सुरंग चुनी और प्रवेश किया। ये जियाओ बस आगे बढ़ गया, कुछ हद तक आनंदपूर्वक। जब किसी को यह नहीं पता होता था कि साहसिक कार्य में उनके आगे क्या है, तो वे या तो भयभीत या उत्साहित महसूस करते थे। जाहिर है, ये जियाओ डरने से ज्यादा उत्साहित था। आखिरकार उसकी ताकत के कारण उसे किसी भी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। 50 मीटर के बाद ये जियाओ अचानक रुक गया। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे अचानक कुछ महसूस हुआ और उसका परिवेश बदल गया। उसके नीचे मैग्मा की एक नदी दिखाई दी और वह गिरने लगा। तापमान भी अचानक बढ़ गया, कंपा देने वाली ठंड से लेकर झुलसाने वाली गर्मी तक। माया ये जियाओ भ्रम से अधिक परिचित नहीं हो सकता है। वह पहले ही अपनी राह में रुक गया क्योंकि उसे अचानक महसूस हुआ कि भ्रम उसके दिमाग पर हमला कर रहा है। वह जानता था कि एक दुश्मन अंधेरे का फायदा उठाकर उसकी क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए भ्रम के साथ उस पर हमला कर रहा है। जब तक वह दुश्मन ये जियों को कमजोर पाता है, वे निश्चित रूप से ये जियों को मारने की कोशिश करेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन तोड़ना, ये जियाओ चिल्लाया और आभा का एक विस्फोट फूट पड़ा। हवा की लहरें बहीं और भ्रम तुरंत टूट गया। ये जियाओ अभी भी उसी अंधेरी सुरंग में था। ये जियाओ ने अपना हाथ लहराया और आग ने सुरंग को रोशन कर दिया। उसी समय 10 लाल आंखों वाला एक भयानक दिखने वाला विशाल प्राणी ये जियाओ के दृश्य में दिखाई दिया। इसका चेहरा बहुत बड़ा था, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह चेहरा ये जियाओ को देखकर भी मुस्कुरा रहा था। क्या यह गुफा का स्वामी है? ये जियाओ के मन में यह विचार आते ही उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे नहीं लगता कि गुफा का मालिक इस सुरंग में उसका रास्ता रोकने की कोशिश करेगा। यह जानते हुए कि उसका भ्रम टूट गया है और वह दुश्मन के सामने आ गया है, उस प्राणी ने तुरंत कार्रवाई की और अपने एक पैर से ये जियो पर हमला कर दिया। ये जियाओ एक अजीब मुद्रा में पीछे मुड़ा और विशाल प्राणी के पैर से बच गया। बूम! हवा में एक विस्फोटक ध्वनि गूंजी। ये जियाओ पीछे मुड़ा तो देखा कि सुरंग की दीवार प्राणी के पैर से ढह गई थी और चट्टानें गिर रही थीं। ये जियाओ तुरंत प्राणी पर हमला करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन फिर वह रुक गया। उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। क्या इस जीव ने फिर से माया का प्रयोग किया? ये जियाओ ने भौहें चढ़ा दी। हालांकि 10 लाल आंखों वाला विशाल प्राणी अभी भी उसके सामने था। इसने एक बार फिर ये जियाओ पर हमला करने के लिए अपना एक पैर उठाया। ये जियाओ ने जल्दी से चकमा दिया और अपना हाथ उठाया। जैसे ही ये जियाओ ने उसे काटा, इन्फिनिटी एज ब्लेड उसके हाथ में दिखाई दिया। दरार जीव का विशाल पैर आसानी से कट गया और खून की बारिश होने लगी। तुम सचमुच डरावने हो, ये जियाओ ने विशाल प्राणी को देखा और फिर से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप एक स्तरित भ्रम पैदा करेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, हाँ, यह एक स्तरित भ्रम था। इसका मतलब है कि यह जियाओ भ्रम की कई परतों में फंसा हुआ था। पिछली मैग्मा नदी एक परत थी और यह विशाल काय जीव दूसरी परत था। भ्रम की अन्य परतें भी हो सकती हैं। पहली परत टूटने के बाद वह दूसरी परत में फंस गया। बिना ज्यादा सोचे
वे चमका और 10 लाल आंखों वाले विशाल प्राणी के ऊपर दिखाई दिया, और एक बार फिर इन्फिनिटी एज ब्लेड से कट गया। इस बार विशाल प्राणी के शरीर पर हमला करने से पहले ब्लेड प्रकाश के कई चाप हवा में दिखाई दिए। बूम, एक और विस्फोट हुआ और विशाल जीव के स्थान पर कोहरा छा गया। इसके साथ ही भ्रम की दूसरी परत भी टूट गई। हालांकि अगले ही पल, ये जियो, मुझसे वादा करो कि तुम जल्द ही लौटोगे। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे यूफेई। ये जियो ने सदमे में अपने सामने झाओ यूफेई को देखा। हालांकि इससे पहले कि वे उसे अच्छी तरह से देख पाता, एक अन्य लड़की ने ये जियाओ की बाह के चारों ओर अपनी बाहें लपेट दी और कहा, आप क्यों जा रहे हैं? क्या आप यहाँ हमारे साथ नहीं रह सकते? आपने हमें बताया था कि अराजकता और अराजकता के बीच समय का अंतर है, स्वर्ग अनियमित है। अराजकता में 1 वर्ष 10,000 वर्ष या यहाँ तक कि सैकड़ों हजार वर्ष भी हो सकता है यदि आप जीवित रहें और युग बीत जाए। जियाओ फेई, यह महिला जू जियाओ फेई थी। ये जियाओ इससे अधिक हैरान नहीं हो सकता था। ये जियाओ ने जोर से हाम फूंकते हुए खुद को चुटकी काटी। तभी असली दर्द का एहसास हुआ। वह भ्रम की सजीवता से आश्चर्यचकित था। दुश्मन ने वास्तव में ये जियाओ की यादों से एक भ्रम पैदा किया। यह उसकी पत्नियों को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। ये जियाओ जिस दृश्य को देख रहा था वह समय था जब ये जियो स्वर्ग छोड़कर अराजकता में कदम रखने वाला था। उनकी पत्नियां झाओ यूफेई, झाओ किंगर, जू जियाओफेई, सुजू एर और यू येइंग उनके सामने खड़ी थीं। उनकी आंखों में आंसू थे। अलग होने की अनिच्छा उनके खूबसूरत चेहरों पर साफ देखी जा सकती थी। ये जियो, हम तुम्हें जाने से नहीं रोकेंगे। हालांकि तुम्हें हमसे वादा करना होगा कि तुम 1 साल से भी कम समय में वापस आ जाओगे। अराजकता में 1 साल आखिरकार हमारे लिए कई हजार साल के बराबर हो सकता है। अचानक ये जियाओ को हवा में बदलाव महसूस हुआ। उन 5 महिलाओं के भाव गंभीर हो गए जो एक क्षण पहले अलग होने को तैयार नहीं थीं। उनके शरीर से काली ऊर्जा निकलने लगी और यहाँ तक कि उनके चेहरे भी बिगड़ने लगे। हाँ, तुम्हें यह वादा करना होगा, नहीं तो चाहे हमें तुम्हें मारना ही क्यों न पड़े, हम तुम्हें अपना साथ नहीं छोड़ने देंगे। यू येंग बुरी मुस्कान के साथ बोली। नहीं, सुजू एर ने अपना सिर हिलाया और कहा, आपको हमारे साथ रखना बेहतर होगा। एक लाश के रूप में भी आपको हमारे साथ यही रहना होगा। हम आपको जाने नहीं दे सकते। जैसे जैसे समय बीता गया, उनकी बातें और अधिक क्रूर होती गईं। और फिर एक समय ऐसा आया जब 5 खूबसूरत महिलाएं पहले से ही पूरी तरह से राक्षसी बन गई थीं और हाथों में तलवारें लेकर ये जियाओ की ओर दौड़ पड़ी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को पायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें / साइट मैप दान करें।